हेलो बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई करने के लिए एकदम रेडी हो गए होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है इस समय, एक्सरसाइज 5.2 चल रही है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने अपनी एक्सरसाइज 5.2 में 6 सवाल देख लिए थे और मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। और अभी तक तो किसी का ऐसा कोई कमेंट नहीं आया कि उसे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से अपने क्वेश्चंस को देखना। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है ये हमें देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आप जानते हैं कि आप nth टर्म को फाइंड करना सीख रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है जो आपका, उसमें ये दिया गया है, फाइंड द 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। यानी कि आपको क्या करना है, 31st टर्म आपको निकालना है। ठीक है, 31st जो टर्म है उसे आपको निकालना है, यानी कि फाइंड करना है। अब इसके बाद में आपको दिया हुआ है कि जो आपका 11th टर्म होगा, जिसको आप क्या कह सकते हैं, A11 कह सकते हैं, उसका जो वैल्यू है वो 38 है और जो आपका 16th टर्म है उसकी वैल्यू क्या है, 73। तो अब हम इसे किस तरह से निकालेंगे, यानी यहाँ पे हमें क्या निकालना है, A31 आपको फाइंड करना है। तो अब आप कैसे निकालेंगे, एक बार हम A11 के लिए अपना फॉर्मूला लगाएंगे, जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है A11 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद A16 के लिए यही फार्मूला लगाएंगे, A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, अपना पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे यानी स्मॉल a निकालेंगे और उसके साथ में जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है स्मॉल d उसे हम निकालेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमें दो वेरिएबल फाइंड करने होते हैं तो हमारे पास कम से कम दो इक्वेशंस होनी चाहिए। तो दो इक्वेशन से हम दो वेरिएबल फाइंड करेंगे a और d को, और उसके बाद में उसे 31st टर्म का फॉर्मूला लगा करके उसमें रख के हम अपने 31st टर्म को निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले क्या है, आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है। उस फॉर्मूले को हम ऊपर लिख लेते हैं। आप जानते ही हैं कि आपका फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यही फॉर्मूला हम सबसे पहले किसके लिए लगाएंगे, अपने 11th टर्म के लिए लगाएंगे। तो ये हो जाएगा A11 इज इक्वल्स टू, a हमें पता नहीं है, n क्या है, n की जगह 11 है, माइनस 1 इंटू डी भी हमें पता नहीं है। अब 11th टर्म की वैल्यू आपको पहले से दी हुई है कि इसकी वैल्यू क्या है, 38 है। तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इतने से हमें कोई मतलब नहीं है, ये हो जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 10 डी इज इक्वल्स टू 38। अब ये हमारी एक इक्वेशन बन गई जिसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं। इसके बाद में इसी तरह से अगला हम क्या करेंगे, A16 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a प्लस n माइनस 1। तो n माइनस 1 की जगह क्या हो जाएगा, 16 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी हमें दी हुई है कि ये हमारा 73 है। तो इसे सॉल्व करेंगे, a प्लस 16 माइनस 1 को हम क्या लिखेंगे, 15 डी इज इक्वल टू 73। अब ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब ये दोनों इक्वेशंस हमारी हो गई सॉल्व, और यहाँ से इक्वेशंस अभी सॉल्व नहीं हुई हैं, आपको दो इक्वेशंस मिल गई हैं। इनको सॉल्व करके अब आपको क्या करना है, आपको अपनी वैल्यू निकालनी है स्मॉल a की और स्मॉल d की। तो चलिए फाइंड करते हैं वैल्यू को। आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्या करेंगे, आगे इसे सॉल्व करेंगे। अब अपनी दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या थी, आप सेकेंड इक्वेशन को ऊपर लिख लीजिए, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में आपके 73 था और नीचे 38 था। तो हमें वहाँ पे जहाँ भी कहीं माइनस करना होगा, वहाँ 73 से 38 को माइनस करना इजी होगा। ठीक है, तो 73 वाले में क्या आया था, यहाँ पे आया था a प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73 था, और जहाँ पे आपका 38 था वहाँ क्या था, सॉरी
ए प्लस यहाँ पर आपका क्या था 10d, क्योंकि ये 11th टर्म था तो यहाँ पे 10d था। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती होगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे माइनस करेंगे, तो माइनस करने से सारे सिंबल माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम माइनस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 15d से 10d जाएगा तो क्या होगा 5d बच जाएगा। फिर a प्लस का a है और यहाँ नीचे माइनस a है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ प्लस 15 से माइनस 10 घट गया है तो 5d बचा है। इधर अगर इक्वल टू के इस तरफ देखें तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 and 3 35 बचेगा हमारा इधर, यानी लेफ्ट हैंड साइड में। यानी 5d की वैल्यू क्या आ गई 35 आ गई। अगर हम इसे सॉल्व करें तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें अपना कॉमन डिफरेंस मिल चुका है। अब कॉमन डिफरेंस को यूज़ करके हम स्मॉल a की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, इस d इज़ इक्वल टू 7 को अपने किन्हीं इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में रख करके, तो अगर हम रखें 38 वाली इक्वेशन में, 38 इज़ इक्वल टू a प्लस 10 इंटू डी की जगह पे 7 रख दिया। अब 38 इज़ इक्वल टू a प्लस 7 इंटू 10 70 हो गया। अब यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालें तो 38 माइनस 70, यानी कि जो भी आएगा वो क्या आएगा माइनस में आएगा। और आएगा कितना आपका 32 आएगा, वो भी माइनस में। तो a की वैल्यू क्या आ गई -32 आ गई। अब इन दोनों को यूज़ करके यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब आपको क्या है, अब आपको यहाँ पे d की वैल्यू मिल चुकी है, a की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, a की वैल्यू और d की वैल्यू को यूज़ करके हम क्या करेंगे, अपने कौन से टर्म का आपको वैल्यू निकालनी है, 31st टर्म को निकालना है, इसे आप निकाल सकते हैं। तो पहले इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको 31st टर्म निकालना है तो 31st टर्म के लिए हम क्या करेंगे, a31 इज़ इक्वल टू स्मॉल a प्लस n-1 की जगह 31 - 1 और इंटू d। अब यहाँ क्या हो जाएगा, a की जगह हमें क्या मिला है -32 प्लस 31 - 1, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं सीधा 30 इंटू डी की जगह हमें मिला था 7, तो इसकी वैल्यू क्या होगी -32 और प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 210 आएगा। यानी 210 से हम 32 को माइनस कर दें, इसको हम क्या लिख सकते हैं 210 - 32 लिख सकते हैं। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 से 2 जाएगा 8 और यहाँ पर 0 0 से 7 गया और 3 गया तो 7 178। तो आपका 31st टर्म क्या होगा 178 होगा, यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप जल्दी से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों, अब हमें चलना है अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8th में एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको पहले ही दे दिया गया कि 50 हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म इज़ 12। सेम उसी तरह जैसे यहाँ पे आपको 11th टर्म 38 दिया था एंड लास्ट टर्म इज़ 106। तो अब लास्ट टर्म का मतलब यहाँ पे आपको 38 दिया था 11th टर्म और 60th टर्म दिया था 73। अब यहाँ क्या कर दिया गया है, थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म का मतलब क्या है 50th टर्म, क्योंकि आपको पहले से दिया हुआ है कि इस एपी में कितने हैं 50 टर्म है, तो इसका मतलब लास्ट टर्म का मतलब क्या हुआ 50th टर्म जो है आपका 106 है। देन फाइंड 29th टर्म। अब सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आपको पहले क्या करना है, आपको थर्ड टर्म का फॉर्मूला लगा देना है, फिर उसके बाद में आपको 50th टर्म का फॉर्मूला लगा देना है। इससे आपको दो इक्वेशंस मिलेंगी, उनको सॉल्व करके आपको स्मॉल a और स्मॉल d की वैल्यू निकालनी है और लास्ट में आप 29th टर्म का फॉर्मूला लगाकर उस पर रख के आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब 9th को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। इफ़ द थर्ड एंड द 9th टर्म्स ऑफ एन ए पी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ ए पी इज़ 0। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इतना ही फ़र्क है कि आपको क्या करना था, यहाँ पे
31st टर्म की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पे 29th टर्म की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पे वैल्यू आपको दे दी गई है, ज़ीरो है, बस ये निकालना है कि कौन सा टर्म आपका ज़ीरो होगा। तो पहले आप क्या करेंगे, थर्ड टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर आप 9th टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। दोनों से आप स्मॉल a और स्मॉल d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद में लास्ट में आप क्या करेंगे, आप अपने nth टर्म का फॉर्मूला लगा करके nth टर्म की वैल्यू ज़ीरो करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके, ठीक है। थर्ड टर्म आपका 4 है और 9th टर्म -8 है। तो अब हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, थर्ड टर्म का मतलब हुआ a3 की वैल्यू क्या है, आपको दी हुई है 4, a3 की वैल्यू 4 है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, a + 3 - 1 × d। सॉल्व करेंगे तो 4 = a + 3 - 1 यानी कि 2d। अब ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से आपको 9th टर्म के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। अब 9th टर्म क्या है, हम लगा देंगे a9, और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है -8, यानी आपको दिया है कि 9th टर्म है -8, a + 9 - 1 × d, यानी -8 = a + 8d। अब ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब इतने का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके हमें a का और d का मान यानी कि उनकी वैल्यू निकालनी है। 4 = a + 2d, सॉरी 4 = a + 2d एंड -8 = a + 8d। ये दो आपके पास इक्वेशंस थी। अब हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे, यानी इससे माइनस करेंगे तो आप जानते हैं यहाँ पे पहले से माइनस लगा है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। +a और -a कैंसिल हो जाएंगे, 4 और +8 मिलकर के 12 हो जाएगा, = 2d से 8d जब घटेगा तो -6d आ जाएगा। अब d की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगी -2, क्योंकि 6 से 12 को कैंसिल करेंगे 2 आएगा, और ये वाला माइनस भी यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या आई, -2 आ गई। अब d की वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन में रख के क्या कर सकते हैं, d की वैल्यू से हम स्मॉल a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो d की वैल्यू हम किस वाली इक्वेशन में रखेंगे, इस वाली में, क्योंकि ये छोटी है। 4 = a + 2 × d की वैल्यू है -2, तो 4 = a और +2 और -2 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो -2 × 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अब a = +4 यहाँ पर था, और -4 जब = के इस तरफ आएगा तो ये भी क्या होगा, +4 हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा a = 8, यानी a की वैल्यू, यानी हमारा फर्स्ट टर्म क्या आ गया, 8 आ गया, और जो कॉमन डिफरेंस है ये -2 हो गया। अब इसको हम यूज़ करके निकालेंगे क्या, कि हमारा कौन सा टर्म ज़ीरो के इक्वल होगा। तो आप जल्दी से इतने का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इतने का स्क्रीनशॉट लेने के बाद में चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या आई थी, सॉरी a की वैल्यू आई थी, ओ नो, मैं वैल्यू ही भूल गई तुरंत ही। अभी हमने निकाला था, a की वैल्यू हमारी 8 आई थी, एंड d की वैल्यू हाँ -2 आई थी, मुझे याद आ गया, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे और निकालेंगे कि कौन सा टर्म ज़ीरो होगा। तो यानी कि हमें an की वैल्यू क्या दी है, ज़ीरो दी है, यानी हमें पता है कि nth टर्म क्या होगा, ज़ीरो होगा, लेकिन कौन सा टर्म होगा, यानी हमें n फाइंड करना है। यहाँ से nth टर्म की वैल्यू ज़ीरो होगी, लेकिन ये टर्म कौन सा नंबर होगा ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, an = a + n - 1 × d वाला। अब an की वैल्यू है 0, a की वैल्यू है 8, n की वैल्यू हमें पता नहीं है तो n - 1, और इंटू d की जगह -2। 0 = +8।
अब माइनस और ये वाला प्लस दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा आपका -2 इंटू n माइनस 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, इतने हिस्से को जब इज इक्वल्स टू के इस तरफ करेंगे तो क्योंकि ये यहाँ पे माइनस में है तो ये इधर आके प्लस में हो जाएगा। 2 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8। 2 से 8 को कैंसिल करेंगे 4 आएगा। n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4। तो n इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं कहीं भी। n इज इक्वल्स टू n की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, ये -1 जब इस तरफ जाएगा, ये -1 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो n इज इक्वल्स टू 4 पहले से और +1 यानी n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा, जो आपका 5th टर्म होगा, आपकी AP का 5th टर्म जो होगा वो क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, n इज इक्वल्स टू हमने क्या निकाल लिया 5 निकाल लिया। n इज इक्वल्स टू 5। 5th टर्म आपका जो होगा वो क्या होगा 0 के इक्वल होगा। तो जल्दी से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो बच्चों चलिए आगे के क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं तो आपने तैयारी कर ही ली होगी, बस आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को ब्रश अप करना है। तो इसके लिए मैं आपको अब जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें बताऊंगी, और जो बोर्ड के लिए एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं उन क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगी। तो इसी सीरीज़ में मुझे क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो इम्पॉर्टेंट लग रहा है, मैं वो आपको बता देती हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है, 2 APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is difference between their 1000 term? ठीक है, यानी कि हमारे पास दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, यानी अगर हम पहली AP का कॉमन डिफरेंस D1 मानते हैं, दूसरे का D2 मानते हैं, तो दोनों क्या होंगे D1 इज इक्वल टू D2 होंगे, यानी D1 D2 सेम कंसीडर करना है। फिर द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100, यानी उनका जो दोनों का जो 100 टर्म होगा उसके बीच का डिफरेंस क्या होगा 100 होगा। तो अब हमको बताना है कि जो उनके 1000 टर्म होंगे उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। अब देखिए given that D1 इज इक्वल्स टू D2 इज इक्वल्स टू D, क्योंकि जब दो चीज़ें बराबर हैं तो हम पहले तो उन्हें D1 D2 कहेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, उन्हें D के इक्वल मान लेंगे। यानी आपको दिया क्या है कि कॉमन डिफरेंस D1 और D2 बराबर है और उसे हमने D कंसीडर कर लिया। अब इसके बाद इनके 100 टर्म का जो डिफरेंस होगा, तो पहली AP का 100 टर्म क्या होगा, लेट 100th टर्म ऑफ फर्स्ट AP इज इक्वल्स टू 100 टर्म क्या होगा, इसको आप कैपिटल A100 मान लीजिए। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं स्मॉल A100 मानते तो हमने पहली AP को कैपिटल में पूरा डिनोट कर लिया और दूसरी को स्मॉल में कर लिया, या आप A1 A2 भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे कि A100 तो ये 100 नहीं 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे कैपिटल स्मॉल में हमने डिनोट कर लिया। A100 इज इक्वल टू A प्लस 100 माइनस 1 इंटू D, क्योंकि क्या है कॉमन डिफरेंस D ही रहेगा तो हमने यही लिख दिया। अब A100 इज इक्वल्स टू A प्लस 100 माइनस 1 की जगह हम करेंगे 99 इंटू D। ठीक है, तो इतना आप पहले नोट कर लीजिए या फिर इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब अगले में लेट, बहुत बुरी राइटिंग बन रही है, 100 टर्म ऑफ सेकेंड AP इज इक्वल्स टू, अब हमने क्या किया, इसको स्मॉल A100 मान लिया
ठीक है, इसको हमने क्या किया, स्मॉल ए 100 मान लिया। अब ये हो जाएगा स्मॉल ए प्लस 100 माइनस 1 और इंटू डी। ठीक है, वहाँ पे हमने इसका पहला टर्म कैपिटल ए मान लिया था, यहाँ पे हमने स्मॉल ए मान लिया, और डी दोनों में इक्वल ही है। अब ये ए 100 इक्वल क्या हो जाएगा, ए प्लस, अब ये भी 100 माइनस 1 तो 99 ही रहेगा, और इंटू में डी। यानी एक इक्वेशन वहाँ हमें मिली थी, कैपिटल ए 100 इज इक्वल्स टू कैपिटल ए प्लस 99 इंटू डी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, कैपिटल ए और स्मॉल ए की वैल्यू हमें निकालनी है, जो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन हमें अपने काम की चीज़ मिल जाएगी। कैसे, देखिए अब आपको क्या दिया है कि दोनों एपीज़ के जो 100th टर्म है, यानी ये 100 टर्म हो गया पहली एपी का और ये हो गया दूसरी एपी का, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 100 के बराबर है। ठीक है, तो आपको क्या दिया है, आपको दिया है ए 100 यानी कैपिटल वाला ए 100 और स्मॉल ए 100 के बीच का डिफरेंस भी क्या है, 100 के बराबर है। तो अब इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी कैपिटल ए प्लस 99 डी, और माइनस इस वाले की वैल्यू क्या थी, स्मॉल ए माइनस 99 डी इज इक्वल्स टू, इनकी वैल्यू क्या है, 100 के बराबर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल ए प्लस 99 डी माइनस स्मॉल ए, और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस 99 डी इज इक्वल्स टू 100 प्लस 99 डी एंड सॉरी एक सेकेंड, इसको आपको सॉल्व करना है, दोनों के बीच का डिफरेंस ही चाहिए। ए प्लस, हाँ यहाँ पर प्लस होगा, तो ये माइनस और ये प्लस मिलकर के क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस बन जाएगा, तो प्लस 99 डी और माइनस 99 डी कैंसिल हो जाएंगे। अब ये बचेगा कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल्स टू 100। इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो फर्स्ट टर्म है, दोनों एपीज़ का जो फर्स्ट टर्म है उनके बीच का डिफरेंस क्या है, 100 के बराबर है, क्योंकि कैपिटल ए हमारी फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म है और स्मॉल ए हमारी सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ गया, 100 आ गया। अब इसको हम अपनी थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। अब इसी का यूज़ करके हमें आगे सॉल्व करना है, इतने का आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अब इसके बाद में आपको आगे क्या चाहिए, अब आपको बताना है 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो पहली एपी का 1000 टर्म क्या होगा, पहली एपी का 1000 टर्म होगा ए 1000 इज इक्वल टू ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कैपिटल ए प्लस 999 डी, ये हमारा हो गया फोर्थ इक्वेशन। फिर अगर दूसरी एपी का 1000 टर्म लें तो ये हो जाएगा ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल ए प्लस 999 इंटू डी। तो ये हो गई हमारी फिफ्थ इक्वेशन। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, यानी इसके 1000 टर्म का और इसके 1000 टर्म का डिफरेंस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ए 1000 माइनस स्मॉल ए 1000, ठीक है, इसको हम फाइंड करेंगे। अब आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल ए प्लस 999 इंटू डी माइनस स्मॉल ए प्लस 999 इंटू डी इज इक्वल्स टू आपको फाइंड करना है। अब अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ए प्लस एन 999 इंटू डी माइनस स्मॉल ए माइनस 999 इंटू डी प्लस 99 डी और माइनस 999 डी कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचेगा कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, और इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, जो हमारी इक्वेशन थर्ड थी, कि हमारी पहली एपी के फर्स्ट टर्म और दूसरी एपी के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस क्या है, 100 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि 1000 टर्म जो दोनों एपीज़ के होंगे उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो फर्स्ट टर्म के डिफरेंस के बराबर ही होगा।
ऐसा कब होगा? जब दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल हो। तो यहाँ पे आपने इसे क्या किया, आप चाहें तो इसे कह सकते हैं कि हमने इसे प्रूफ कर दिया और या फिर हमने इसे फाइंड कर लिया कि हमारे 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, 100 के बराबर होगा। अब इसी क्वेश्चन को इस तरह से घुमा के भी दिया जा सकता है कि आपको प्रूफ करना है कि अगर दो एपीज़ के बीच का कॉमन डिफरेंस इक्वल हो तो इस सिचुएशन में उनके किसी भी टर्म का जो डिफरेंस होगा, यानी कि जैसे फर्स्ट टर्म का डिफरेंस या थर्ड टर्म का डिफरेंस या 10th टर्म का डिफरेंस या 100 टर्म का डिफरेंस, वो हमेशा दोनों के फर्स्ट टर्म के डिफरेंस के बराबर होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो 100 टर्म का डिफरेंस था वही उनके फर्स्ट टर्म का डिफरेंस था और वही उनके 1000 टर्म का डिफरेंस था, वो हर बार इक्वल ही आ रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस कभी कभी घुमा करके भी पूछ लिया जाता है। अब आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं कि हमें और अगला कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बच्चों, अब इस एक्सरसाइज में 2 ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मुझे लग रहा है कि मुझे आपको बताना पड़ेगा। एक 19 नंबर और दूसरा 20। तो 19 और 20 दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। देखिए, इसमें भी आपको इन विच ईयर यानी कि ईयर निकालना है और यहाँ भी फाइंड एन निकालना है। तो यानी कि आपको हर बार यही निकालना है कि कौन से टर्म की बात की जा रही है। एन का मतलब है कौन सा टर्म, और विच ईयर का भी मतलब है कि कितने ईयर्स बाद में, यानी कि किस ईयर में ऐसा होगा जिसकी चीज़ की बात की जा रही है। तो 19 और 20 में से मैं कोई एक आपको बता देती हूँ, और ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इजी भी हैं। बस ये है कि ये आपको क्या है, एक क्वेश्चन के फॉर्म में दिए हैं। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको ये बताया गया था कि ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका nth टर्म है। इसमें आपको क्या करना है, खुद ये दिमाग लगाना है कि कौन सा आपका फर्स्ट टर्म होगा, कौन सा nth टर्म होगा, इसमें आपको क्या चीज़ निकालनी है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में अगर हम गौर करें तो जो 19th नंबर क्वेश्चन है उसी को हम पहले देखते हैं। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। यानी कोई सुब्बा राव हैं जिन्होंने 1995 में अपना एक वर्क स्टार्ट किया और एनुअल सैलरी इनकी क्या थी, ₹5000। अब इसका मतलब है कि हर साल इनकी सैलरी में चेंजेस आएंगे। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। इसका मतलब है अब हर साल इनके 200 रुपये बढ़ जाते हैं। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। किस ईयर में इनकी जो इनकम है वो 7000 की इक्वल पहुंच जाएगी। तो अब ये एक टाइप की एपी बन रही है। कैसे, ये हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ईयर में सुब्बा राव ने 5000 रुपीज़ गेन किए। उसके अगले ईयर में इनको 200 और मिलने लगे तो 5200, फिर और 200 मिले होंगे तो 5400। अब आप देख रहे हैं कि ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया जिसे हम स्मॉल ए कहते हैं। फिर इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 200। इनके बीच का भी डिफरेंस क्या है, 200। यानी हर साल 200 रुपीज़ बढ़ जाते हैं, इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि कॉमन डिफरेंस हो गया 200 का। ठीक है, अब फाइनली जो उनकी इनकम बनेगी वो क्या बनेगी, 7000। अब किस ईयर में बनेगी ये आपको बताना है। तो 7000 क्या हो जाएगा, हमारा AN हो जाएगा। AN की वैल्यू हो जाएगी 7000। अब यहाँ पे पहले आपको N फाइंड करना है और फिर N फाइंड करने से आपको पता चलेगा कि किस टर्म में इनकी जो सैलरी होगी वो 7000 हो जाएगी। और उसी को हम क्या करेंगे, N की वैल्यू को 1995 में जब ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने साल बाद किस ईयर में इनकी सैलरी 7000 रुपीज़ हो गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे वही फार्मूला हम लगाएंगे, AN = A + N-1 × D। तो AN की वैल्यू आपको दी है 7000 रुपीज़ इनकी सैलरी होनी चाहिए। A की वैल्यू दी है 5000 क्योंकि इन्होंने 5000 से स्टार्टिंग की थी। फिर N की वैल्यू हमें पता नहीं है तो N-1 को हम ऐसे ही लिख देंगे। और D की वैल्यू क्या है, 200 है तो हमने वो लिख दिया। अब 7000 के पास में अगर हम 5000 को कर लें, यानी इस 5000 को क्या करें, अगर इक्वल टू के इस साइड में कर लें तो क्या होगा, ये हो जाएगा 200 × N-1 इस साइड में। अब 7000 से 5000 हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2000 =
200 इंटू n-1 कैंसिल करेंगे, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 20 को कैंसिल करेंगे 10 आएगा, यानी n-1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 10 आ गया। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो n इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10 और -1 इक्वल टू के इधर आएगा +1, यानी n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, यानी किस टर्म में इनकी सैलरी 7000 पहुँचेगी, 11th टर्म में। अब इतने का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यानी 11 टर्म बाद, तो 11 टर्म का मतलब क्या है, इन्होंने 1995 में वर्क स्टार्ट किया था और 11 आप इसमें और ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2006 हो जाएगा। यानी 2006 में सुब्बा राव की सैलरी क्या होगी 7000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा है। अब उसके बाद में एक तो ये हो गया, और शायद आपके क्वेश्चन में 11th ईयर ही पूछा गया है, यानी आपको ईयर 2006 नहीं बताना है, उसमें क्या बताना है 11th ईयर में। तो यानी n की वैल्यू क्या आई थी 11 आई थी, तो यहीं से आपको पता चल गया कि 11th ईयर में इनकी जो सैलरी है वो 7000 पहुंच जाएगी। और या ईयर भी पूछ सकते हैं तो आप बता सकते हैं कि 2006 में इनकी सैलरी 11 क्या हो जाएगी 7000 हो जाएगी। अब इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लें तो इसमें पूछा गया है रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, यानी किसी साल के सबसे पहले हफ्ते में रामकली ने 5 रुपये अपने सेव कर लिए। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75, यानी उसके बाद में वो वीकली अपनी सेविंग्स को 1.75 रुपीज़ से इंक्रीज़ कर लेती है। इफ़ इन दी 9th वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम 20.75, फाइंड n। सेम उसी तरह से आपको क्या है, रामकली ने सेविंग कहाँ से स्टार्ट की थी 5 रुपीज़ से की थी, तो यानी a की वैल्यू क्या हो गई 5 रुपीज़ हो गई, स्मॉल a। फिर हर बार वो इंक्रीमेंट कितने का करती है 1.75 का करती है, तो इसका मतलब है कि ये d की वैल्यू हो गई। ठीक है, स्मॉल d की वैल्यू क्या हो गई 1.75। अब उसके बाद में लास्ट में आपको an की वैल्यू क्या दी हुई है 20.75 रुपीज़ दी है, तो आपको n फाइंड करना है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें भी a दिया था, इसमें भी an दिया था और इसमें भी d दिया था, तो सेम आपको वही फॉर्मूला लगा करके इसे निकाल लेना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और उसके साथ में अपने और भी दोस्तों तक ये बात पहुंचाएं कि एक चैनल है जो आपको यूपी बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड की क्लासेस को भी फ्री में प्रोवाइड करा रहा है। आप मैथ्स की क्लासेस देख सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी रीजन से हैं, यानी जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, तो आपको हिंदी में भी समझ में आ ही जाता होगा। बहुत सारी क्लासेस साइंस की भी पढ़ी हुई हैं जहाँ पे आपको जनरेटर, मोटर, इस टाइप की सारी चीज़ों के प्रिंसिपल्स को समझाया गया है। यानी मेजर चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से उन्हें समझ सकते हैं, उसके बाद में आप अपनी लैंग्वेज में उन्हें लिख सकते हैं। उसके अलावा मैं कोशिश करूँगी कि अगर हो सकेगा तो आपको कुछ और क्लासेस भी मैं प्रोवाइड कराती रहूँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ और वीडियो को लाइक भी कीजिए। कल मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। और प्लीज़ जल्दी से और भी ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए। तो तब तक के लिए थैंक यू।